अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि मैटलैब के क्वेश्चंस को कैसे करना है, या जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कि मैटलैब का जो पेपर था हम उसकी डिस्कशन करेंगे, और जो ज़्यादातर कॉमनली मिस्टेक आई हैं हर क्वेश्चन के अंदर आज उसको भी थोड़ा बहुत बताया जाएगा, और कौन सी चीज़ें हमने बिल्कुल एक्स्ट्रा की थी और कौन सी चीज़ें जो हमें करनी थी और हमने नहीं की उस चीज़ को भी हम देखेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ कि इफ़ जी इज़ अ मैट्रिक्स देन क्रिएट अ 3/4 मैट्रिक्स एम ए फ्रॉम द फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ रो, यानी कि हमने पहली तीसरी और चौथी रो को यूज़ करना है, एंड द फर्स्ट टू एंड लास्ट टू कॉलम, पहले दो कॉलम और आखिरी दो कॉलम्स को यूज़ करना है जी के ऑफ ए मैट्रिक्स जी। तो जी के यानी कि हमने इंडेक्सिंग को यूज़ करते हुए एम ए को क्रिएट करना है। ओके फाइन। हम डायरेक्ट कमांड भी लिख सकते हैं एम ए की, लेकिन चूँकि मैं मैटलैब के ज़रिए आपको दिखा रहा हूँ तो मुझे पहले जी की कमांड भी लिखनी पड़ेगी, और अगर आप पेपर में पहले जी को थोड़ा सा डिफाइन कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं करते तो इट्स फाइन, लेकिन कर लें तो ज़्यादा बेहतर होता है, एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। तो ये हमने पहले ही मैंने इधर जी की कमांड को लिख लिया हुआ ऑन द लेफ्ट साइड। इस चीज़ को हमें शो करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली आपने पेपर में भी इसे शो नहीं करना। कुछ बच्चों ने जो है इसकी कमांड पर लिख के जी को डिफाइन किया हुआ है, देन उसकी आउटपुट शो की है। आउटपुट तो पेपर में भी लिखी हुई है, तो एक चीज़ जो पहले ही पेपर में लिखी हुई है और उसको बताने की ज़रूरत भी नहीं है, तो आप क्यों अपना टाइम इस चीज़ में ज़ाया कर रहे हैं। आपका काम तो जस्ट आप जी की कमांड लिखते हैं, फाइन, और आगे जो मैट्रिक्स एम ए है उसको क्रिएट करना है। आप वो वेरिएबल लिखें। जब हमें क्वेश्चन में वेरिएबल गिवन हो तो फिर हमें उसी को यूज़ करना चाहिए, अपना वेरिएबल आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, चूँकि हम जी की इंडेक्सिंग यूज़ कर रहे हैं तो फिर कैपिटल जी को ही यूज़ करना है। कुछ बच्चों ने यहाँ पर स्मॉल जी लिखा हुआ था, ऊपर हमने स्मॉल जी को डिफाइन नहीं किया, ऊपर हमने कैपिटल जी को डिफाइन किया हुआ है। मैटलैब जो है वो केस सेंसिटिव है, वो कैपिटल जी में और स्मॉल जी में डिफरेंस करता है, दो अलग से वेरिएबल हैं, तो यहाँ पर आपका एरर आ जाएगा, और ये बहुत बड़ी बेसिक सी गलती है और ये आप लोगों को नहीं करनी चाहिए थी। तो जिन्होंने की है उनके मार्क्स रिजेक्ट हो। नेक्स्ट इज, आप इंडेक्सिंग करनी है। सबसे पहले अगर एक से ज़्यादा हमारे पास रोज़ हैं तो हम उसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, क्योंकि पता है एड्रेस जो हमेशा रोज और कॉलम में होता है मैट्रिक्स का। तो दैट इज़ 1 स्पेस, या आप कामा लगा सकते हैं 3 एंड 4। तो हमें जो सी रो चाहिए वो है फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड को हम नहीं लिखेंगे। सिमिलरली हमें कॉलम्स चाहिए, दैट विल बी फर्स्ट एंड 2, और चूंकि हमें लास्ट चाहिए दो कॉलम तो दैट विल बी 6 एंड 7। कुछ बच्चों ने इसका थोड़ा सा एडवांस लेवल भी यूज़ किया हुआ है, दैट इज़ n-1, चूँकि लास्ट 2 चाहिए, एंड एंड। तो ये कमांड भी अच्छी है। अगर बहुत ज़्यादा मैट्रिसेस हों तो बजाय गिनने, बहुत ज़्यादा कॉलम्स हों तो बजाय गिनने के है कि कितने मैट्रिक्स कितने कॉलम्स हैं, तो हम इसको एंड और n-1 यूज़ कर सकते हैं। लेकिन चूँकि यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि टोटल 7 कॉलम्स हैं, तो आप 6 7 लिख लें, या n-1 एंड इट्स फाइन एंड फिनिश। आपको इसका आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि वह कमांड, जो कि मैटलैब के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपसे कमांड्स पूछेंगे, आपसे आंसर्स नहीं पूछेंगे। तो अगर किसी ने यहाँ तक कमांड लिख दी है, इट्स फाइन, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन कुछ लोगों ने इसके कमांड लिख के फिर छोटी भी दी है कि भाई इसका ये आंसर आता है। भाई मैटलैब की अगर आपने कमांड लिखी तो हमेशा यही आंसर आएगा, कोई और नया आंसर नहीं आएगा। इसलिए आप आंसर के ऊपर अपना टाइम ज़ाया ना किया करें अनटिल के आपसे रिक्वायर्ड हो। यहाँ पर हमसे रिक्वायर्ड नहीं है, हमने क्रिएट करना था, वो भी मैटलैब के अंदर। जस्ट आप जी को डिफाइन करें एंड एम ए को डिफाइन कर दें। हाँ, कुछ बच्चों ने यहाँ पर एक नई स्ट्रेटजी भी यूज़ की थी, जो कि एक नया अच्छा तरीका है, एक इनोवेशन लेकर आए थे। वो ये था कि उन्होंने सेकंड रो को डिलीट कर दिया और जो सेंटर वाले कॉलम्स हैं उनको डिलीट कर दिया। तो उसको भी देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो दैट वाज कैपिटल जी, दिस इज इक्वल टू सॉरी, तो दैट वाज, सबसे पहले उन्होंने कॉलम्स को डिलीट किया। एड्रेस लिखने के लिए पहले अगर हमने रोज सारी की सारी सिलेक्ट करनी है तो यू हैव टू यूज कॉलन नॉट सेमी कॉलन। एंड हमें चाहिए कौन से, अब कॉलम्स हमें नहीं चाहिए, दैट वाज थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। तो दिस वाज थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, या इसको आप अगर इंक्रीमेंट वे में भी लिख सकते हैं तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 3 × 5 एंड डिलीट। ओके, ये डिलीट हो गया। आप इसे सप्रेसर लगा लें, कोई मसला नहीं है। जस्ट मैं आपको शो कर रहा हूँ कि इसने हमारा थर्ड से लेकर फिफ्थ कॉलम तक डिलीट कर दिया।
नेक्स्ट उन्होंने दोबारा किया, क्योंकि अब जी हमारा जो है वो कन्वर्ट हो गया है शॉर्टर में, जिसमें सिर्फ 4 कॉलम है। अब हमारा काम था कि हमने सेकेंड रो को डिलीट करना, लेकिन यहाँ पर उनसे गलती हो गई। दैट वाज कि उन्होंने ये स्टाइल लिखा हुआ था, उन्होंने यहाँ पर थर्ड रो को डिलीट कर दिया। अब क्वेश्चन ये है कि जब जो सी रो हमें रिक्वायर्ड है डिलीट करने की, तो उसी को लिखना चाहिए था, एंड दे हैव रिटन G3, जिसकी वजह से उनका आंसर गलत आ गया। तो इसलिए काइंडली जो चीज़ें ईजिली डिफाइंड हो तो उसके ऊपर नए तजर्बे करने की ज़रूरत नहीं है, अगर करना ही है तो फिर से बंदा सही तरह करे। तो मिस्टेक इज़ अ मिस्टेक, और यू नो के मिस्टेक जो है वो आपके नंबर्स को रिड्यूस करती है। अब चलते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले मैं क्लियर ऑल कर लूँ ताकि आप लोग समझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए इज अ मैट्रिक्स देन राइट अ सिंगल बिल्ट इन कमांड। अब यहाँ पर हमें बताया गया कि सिंगल बिल्ट इन कमांड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 की एक और बात मैं बता दूं कि उसके अंदर हमें ये, चूँकि मैंने डिफाइन नहीं किया था कि जी बिल्ट इन कमांड्स ही आपने या इंडेक्सिंग ही यूज़ करनी है, चूँकि एक ऑब्वियस थिंग थी, लेकिन कुछ बच्चों ने इसे दूसरे डिफरेंट वे में भी लिखा था। तो जो थोड़ा बहुत मुख्तलिफ तरीके थे इंडिविजुअली लिखने वाले, अगर वो ठीक थे तो मैंने उसे ठीक कर दिया, तो आपने घबराना नहीं है कि वो गलत हो गए। ओके, सेकंड क्वेश्चन में है कि आपने यू हैव टू यूज अ सिंगल बिल्ट इन कमांड दैट गिव द फॉलोइंग रिजल्ट। ओके, एक मैट्रिक्स है, नीचे एक मैट्रिक्स क्रिएट करना है, लेकिन सिंगल बिल्ट इन कमांड है। तो सिमिलरली आपने जो सिंगल बिल्ट इन कमांड लिखनी है, जो कि मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको मैट्रिक्स लिख के दूंगा। तो 5 6 3 2, नेक्स्ट जो रो है दैट्स विल बी 8 4 9 7। यहाँ पर अब मैं कॉमा स्टाइल में रो को लिख रहा हूँ, स्पेसिस भी यूज़ हो सकती हैं, दोनों तरीके सही हैं। जस्ट पहले मैंने चूँकि स्पेसिस से यूज़ किया, मैं कॉलन से लिख लेते हैं। तो यू हैव टू क्रिएट ए, देन यू हैव टू यूज़ रीशेप। तो RESHAPE, रीशेप की जो स्पेलिंग है, क्योंकि ये बिल्ट इन कमांड है, तो मेक श्योर कि आपके रीशेप के स्पेलिंग ठीक होने थे। कुछ एक दो बच्चों ने RESHAP लिखा हुआ था, तो वो आपको मैटलैब जो है वो एरर दे देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी आपको लिख के देता हूँ, ए कामा, चूँकि 2 रोज थी और उसे हमें कन्वर्ट करना था 2/6 में, दिस इज़ योर आंसर। लेकिन चूँकि यहाँ पर ई नहीं लिखा हुआ, एरर आ गया, और साथ उसने नीचे आपको बता भी दिया था कि यहाँ पर ई आता है। तो इसलिए जिसने ये ई नहीं लिखा हुआ, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, आपका आंसर गलत हो गया। और ये चीज़ें मैंने आपको क्लास में साथ साथ बताई हैं कि मेक श्योर के जो बिल्ट इन कमांड्स हैं देयर शुड बी इन स्मॉल केस, कोई कैपिटल वर्ड नहीं इसमें यूज़ होता है, और उसके स्पेलिंग ठीक होने चाहिए, और ज़्यादातर बच्चों का ये बिल्कुल ठीक है। हाँ, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इस क्वेश्चन को देख के मुझे बहुत ज़्यादा मायूसी हुई आप लोगों का आंसर देखकर, कि इट वॉज अ सिंपल टास्क, कोई इतना मुश्किल नहीं था, और आप लोगों ने इसको बहुत अजीब तरीके से किया। जैसे द क्वेश्चन इज क्रिएट अ कॉलम वेक्टर वी विद 12 एलिमेंट्स रिटन इन ऑर्डर बिलो। इसी ऑर्डर में आपने लिखना था। डू नॉट टाइप द वेक्टर एलिमेंट्स एक्सप्लिसिटली, यानी आपने 1 by 1 इसे नहीं करना था, इसको शॉर्ट कोड आपने यूज़ करना था। तो दैट वाज कैपिटल वी ब्रैकेट। ओके, 30 है, उसका डिक्रीमेंट हो रहा है अप टू 18, दैट इज -4। तो आप इसको लिख देंगे 30 -4 एंड 18 स्पेस या कामा। अब नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारे पास दैट इज 5 to -4। आप लिख सकते हैं 5, डिक्रीमेंट हो रहा है -3 का एंड अप टू -4। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब आगे -9 यूज हो रहे हैं, तो यू कैन यूज लिनस्पेस, दैट इज -9, -9 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 4। अगर लिनस्पेस की जगह पर आप वंस को भी यूज कर सकते हैं, वन कमांड्स को, दैट इज -9 मल्टीप्लाई बाय वंस एंड 1, 4, क्योंकि 4 एलिमेंट्स चाहिए। अब क्वेश्चन जो बुक के अंदर था दैट वाज क्रिएट अ रो वेक्टर, मैंने जस्ट चेंज कर दिया से क्रिएट अ कॉलम वेक्टर। तो जब उससे चेंजेस आ गई हैं, तो कॉलम के लिए हमें पता है कि लास्ट में हमें एक इन्वर्टेड कामा ऊपर लगाना पड़ता है। अगर हम नहीं लगाएंगे तो इट विल बी अ रो, वी नीड अ मैट्रिक्स और वी नीड अ कॉलम वेक्टर। उसके लिए आपको इंक्रीमेंट लगाना पड़ेगा, तब आपके पास जाके कॉलम वेक्टर आएगा। लेकिन शायद आप लोगों का रट्टा इतना ज़्यादा तेज़ था कि
90% क्या ले 92% स्टूडेंट्स ने 150 बच्चा है हमारे पास, 150 से ज़्यादा ही है, तो 92% बच्चों ने इसके ऊपर इन्वर्टेड कामा लगाया नहीं। या तो ये कि आप लोग चीटिंग कर रहे थे, लेकिन चीटिंग की भी है तो उसके लिए आपने अपनी अकल नहीं यूज़ की। तो इस क्वेश्चन को देख के मुझे बहुत मायूसी हुई कि इट बेसिक क्वेश्चन, कोई सिंपल जो बिगनर है वो भी इन चीज़ों का ध्यान रखता है, लेकिन और सेकेंडली आप लोगों के पास मैटलैब था, सॉफ्टवेयर था, आप में से किसी एक बंदे ने इसको पुट करके देखा ही नहीं कि व्हाट विल बी द आउटपुट। एनी हाउ, जिन्होंने नहीं लगाया इन्वर्टेड कामा, द आंसर इज रॉन्ग एंड योर मार्क्स आर डिडक्टेड, लेकिन मैंने सिर्फ एक नंबर काटा। क्वेश्चन नंबर 4, क्रिएट अ फॉलोइंग मैट्रिक्स। फाइन, सबसे पहले मैं पीछे क्लियर कर दूं। क्रिएट अ फॉलोइंग मैट्रिक्स यूजिंग 1s, 0s एंड i इन अ सिंगल कमांड। तो आपने इस मैट्रिक्स को क्रिएट करना है यूजिंग 3 कमांड, 1, 0s एंड i, और इनके कॉम्बिनेशंस को। अब यहाँ पर सबसे पहले ये तीनों कमांड्स हैं आपके ऊपर लिखी भी हुई हैं, तो इसके स्पेलिंग्स यही लिखने थे। कुछ लोगों ने हाल ही s भूल गए हैं, 1 लिख दिया है, 0 लिख दिया है, i लिख दिया है, तो ये गलत हो जाता है मैटलैब के अंदर। इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं की गई। और ये गलतियाँ क्यों होती हैं? ये गलतियाँ इसलिए होती हैं कि अगर आपने मैटलैब की प्रैक्टिस साथ साथ नहीं की, आखिरी दिन उठे हैं, थोड़ा सा पेपर की तैयारी की है, रटा मारा है, तो इस तरह की बेसिक मिस्टेक ज़रूर होंगी। तो काइंडली जो आगे अगर कभी पेपर आप करें तो मैटलैब की प्रैक्टिस ज़रूर करें। थ्योरी आपको बहुत अच्छी आती है, लेकिन थ्योरी में भी गलतियाँ होंगी जब आप इसे मैटलैब में एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। तो इट वाज, इसके हम सेक्शंस बना लेते हैं। और वो क्या था कि सबसे पहले हमारे पास एक कॉलम आ रहा है ज़ीरोज़ का, तो दैट कैन बी यूज एज ए ज़ीरोज़ 4,1। नेक्स्ट है ऊपर फर्स्ट लाइन में सारे के सारे 1s हैं, तो हमारे पास 1 यूज़ होगा। जो सेकंड और थर्ड रो है उसके अंदर हमारे पास दो आइडेंटिटी जो मैट्रिक्सेस हैं छोटे 2x2 के, वो बन रहे हैं, और लास्ट में फिर अगेन 1/4। तो दिस विल बी, आप इसे किसी वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं, ना भी करें तो सिंपल लिख सकते हैं 0s 4,1 स्पेस। अब इसकी हम इंडेंटिंग कर रहे हैं, तो ये कॉलम है, तो आगे हमने अभी रो वाइज इंडेंटिंग करनी है, तो इसलिए इसके ब्रैकेट लगाना पड़ेगी, वरना मसला हो जाएगा। और अगर आप बाहर वाली स्क्वायर ब्रैकेट्स भी नहीं लगाते तो एरर आ जाएगा। तो इट इज़ 1s 1,4 एंड नेक्स्ट रो के लिए हम सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, दैट वाज i2 स्पेस, पहले i की आपस में जो इंडेंटेशन है वो करेंगे। चूँकि एक रो में हो रही है तो इसलिए यहाँ पर आपको ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप लगा भी सकते हैं अपने आप को मेक श्योर करने के लिए। एंड नेक्स्ट लाइन इज़ 1,4। अब अगर आप इसे करेंगे तो इस तरह प्रिंट होगा, लेकिन अगर आपने सेंटर वाली ब्रैकेट नहीं लगाई तो मैटलैब तो है लेफ्ट टू राइट चलता है, तो वो 0s 4,1 को 1,4 के साथ इंडेंट करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से एरर आ जाएगा कि डायमेंशंस जो है मैट्रिसेस की वो बिलोंग नहीं करती। एक आप कॉलम को रो के साथ इंडेंट नहीं कर सकते अनटिल के साथ उतने ही रोज का मैट्रिक्स ना हो। सिमिलरली अगर आपने बाहर की में लगाई तो खाली ये कमांड किसी के आगे लिखने का फ़ायदा नहीं है। आपको बेसिक यही नहीं पता कि मैटलैब के अंदर जो अगर आपने कोई मैट्रिक्स लिखना है इट विल बी यूज ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स से बगैर नहीं लिख सकते। कुछ बच्चों ने जो गलती की है वो ये कि सेंटर में जो है ब्रैकेट्स भी लगाई, हर चीज़ लिखे, लेकिन सेंटर में एक आई लिख दिया। अब इससे क्या होगा, ऊपर जो 1s एंड 1,4 है उसके ऊपर एक रो में 4 एलिमेंट्स है, नीचे आई जो है 2x2 का मैट्रिक्स आ रहा है, तो मतलब 2 कॉलम्स आ रहे हैं। तो अगेन नेक्स्ट वन कहाँ पर गए, अगेन एरर। तो ये चीज़ें मैं बता दी, कुछ बच्चों ने कमांड सही लिखी है, ज़्यादातर बच्चों ने सही लिखा है, लेकिन कुछ ने जो है ब्रैकेट्स नहीं लगाई, वो उनकी लापरवाही है। कुछ एक दो ने बीच में जो है वो आई को ही खा गए हैं, एक जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, कुछ ने जो स्पेलिंग्स गलत लिखे हैं। तो दीज आर ऑल आवर मिस्टेक। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इश्यूज थे बच्चों को कि राइट अ मैटलैब कमांड दैट मेक अ प्लॉट ऑफ द फंक्शन। तो सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर लें कि प्लॉट का मीनिंग क्या है मैटलैब के अंदर। प्लॉट का मीनिंग है ग्राफ को प्रिंट करना। प्लॉट जो है वो कार्टेशियन प्लॉट भी होता है, प्लॉट जो है पोलर प्लॉट भी होता है, दोनों के लिए वर्ड प्लॉट ही यूज़ होगा। वो तो हम अपनी इस्लाह के लिए कहते हैं कि
दीज आर द सब कमांड्स पोलर एंड सिंपल प्लॉट। तो कार्टेशियन के लिए हम सिंपल प्लॉट यूज़ करते हैं, पोलर के लिए हम फिर पोलर वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन है तो दोनों ग्राफ ही ना। तो जब आपसे पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा टू मेक अ प्लॉट ऑफ द फंक्शन। तो ग्राफ को देख के हम फिर खुद डिसाइड करेंगे आइदर इट इज़ अ कार्टेशियन प्लॉट और ए पोलर प्लॉट और समथिंग एल्स। तो इसमें दो कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं है कि प्लॉट एंड पोलर। आप सबको पता है कि पोलर के ग्राफ के अंदर हम सिंपल कार्टेशियन प्लॉट को यूज़ नहीं कर सकते। दीज आर द पैरामीट्रिक इक्वेशंस। तो पहले आप n को डिफाइन करेंगे। n इज़ 1 to 100, 1 का इंक्रीमेंट है इसलिए आप इसे शॉर्ट लिख सकते हैं, वरना आप इधर इंक्रीमेंट भी लिख सकते हैं। एक और बात यहाँ पर कि जब आप n को डिफाइन कर रहे हैं, हमें गिवन है दीज आर द नेचुरल नंबर्स, तो फिर यहाँ पर अपनी मर्जी से 200 300 पॉइंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप लिनस्पेस नहीं यूज़ कर सकते, या अगर करना भी है तो फिर उसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं ये 100 तक ही होने चाहिए। तो कई बच्चों ने 200 पॉइंट ले लिए, किसी ने 300 पॉइंट ले लिए, ये गलत है। जितना आपको डाटा दिया गया है उसी के मुताबिक करें, क्योंकि अगर आप नंबर ऑफ़ पॉइंट्स को ज़्यादा करेंगे तो ग्राफ के अंदर भी पॉइंट ज़्यादा हो जाएंगे। हमें तो ये वाला रिक्वायर्ड ग्राफ बनाना है। तो दैट इज़ n इज़ फ्राम 1 to 100। नाउ वी हैव टू डिफाइन थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू n स्टेरिक 135.7। अब ड्यूरिंग माई लेक्चर्स मुझसे एक मिस्टेक ये होगी कि मैंने पोलर के अंदर जो ये थीटा है या जो डिग्रीज़ हैं इसको रेडियन में चेंज नहीं किया। ओके फाइन, जिन्होंने उस तरीके से भी किया हुआ है वो ठीक कर दिया मैंने क्वेश्चन, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रखिएगा कि बंदा खुद भी प्रैक्टिस करता है तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं। कुछ बच्चों ने इसे ठीक भी किया हुआ है तो अच्छी बात है, वो ये शो कर रहा है कि उन्होंने घर जाकर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने की कोशिश की हुई है। लेकिन यहाँ पर मैं एक और चीज़ बता दूँ कि इसको हमने रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है। तो वन थिंग इज़ कि आप इसे π/180 से मल्टीप्लाई कर लें। कुछ बच्चों ने ज़्यादा एडवांस स्ट्रेटजी चूज़ किया है, जो बिल्ट इन कमांड है दैट इज़ डिग्री टू रेडियन, उन्होंने ये यूज़ किया, लेकिन वो ये चीज़ भूल गए कि जब आप बिल्ट इन कमांड यूज़ कर रहे हैं तो आपने इनर ब्रैकेट्स यूज़ करनी है। नेट से शायद उन्हें ये मिल गया डिग्री टू रेडियन, लेकिन एक चीज़ जो बेसिक है वो तो नेट से नहीं मिलेगी कि भाई जितने भी बिल्ट इन कमांड्स हैं उनके साथ इनर ब्रैकेट्स आती हैं, स्मॉलर ब्रैकेट्स आती हैं, और देन उसके अंदर हम कोई ना कोई वैल्यू पुट करते हैं। बगैर ब्रैकेट्स के ये एरर दे देता है, जैसे लाइक दिस। तो आपको ब्रैकेट लगाना ज़रूरी थी, नहीं तो आप सिंपल जो ट्रेडिशनल वे है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। एनीहाउ दिस वाज योर डिग्री। नाउ यू हैव टू डिफाइन r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट sqrt and that was n. Fine. Now you have to plot. तो POLAR ये जानबूझ के मैंने कैपिटल लिखा ताकि आप लोगों को बताऊं कि जब आप पोलर लिखते हो कैपिटल में तो एरर आता है। क्योंकि हमें ग्राफ नहीं चाहिए, हमें सिंपल डाटा पॉइंट चाहिए, इसलिए हम O यूज़ कर रहे हैं। याद रखें जो ग्राफ मार्कर है वो O से हमारे पास ये सर्कल्स बनेंगे, R से सर्कल नहीं बनते। R इज़ नॉट अ कमांड फॉर डाटा मार्कर्स। ओके तो देखें यहाँ पर कैपिटल लिखा था, उसने खुद स्मॉल कर दिया कि पोलर जो है दैट इज थीटा कामा r0। नाउ दिस इज योर ग्राफ। देखें दोनों सेम बन रहे हैं। तो इसलिए जिन बच्चों ने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हैं, पोलर का p कैपिटल लिखा हुआ है, दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग वे। जितने भी बिल्ट इन कमांड्स हैं वो आपने स्मॉल लिखनी है। कुछ ने डिग्री टू रेडियन यूज़ किया, ब्रैकेट नहीं यूज़ किया, अगेन प्रॉब्लम, दिस वाज एन एरर। कुछ ने रेडियन में नहीं चेंज किया, इट्स फाइन। लेकिन एक दो चीज़ें कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया कि पहले उसे थीटा और आर को डिफाइन कर लिया एंड देन उसके बाद एन को डिफाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिफाइन किया जाता है एंड देन डिपेंडेंट वेरिएबल को। तो जिसने ये गलती की है ये शो कर रहा है कि उसने मैटलैब को कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया कि वो कर क्या रहा है। पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बजाय डिपेंडेंट वेरिएबल को लिख रहा है। जब एक चीज़ डिफाइन ही नहीं है, एन डिफाइन ही नहीं है, तो आप थीटा की वैल्यूज़ कैसे निकालोगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी ज़्यादातर फोकस जो है वो बच्चों ने रेडियंस के ऊपर रखा है, लेकिन जो असल कमांड्स हैं कि पोलर को लिखना किस तरह है, अगर आप इंडिसेस लिखने हैं तो वो कैसे लिखने हैं, ये चीज़ वो भूल गए। कि जैसे देखें यहाँ पर अगर मैं अपर कमांड है, इसके अंदर मैं आपका आर लिख देता हूँ। आप देखेंगे ग्राफ ही चेंज हो गया, चूँकि आर कमांड जो है वो रेड कलर के लिए, अब वो डाटा पॉइंट्स को शो नहीं करेगा, वो सिंपल जो है कर्व्स को शो करेगा। लेकिन उन्होंने आल्फा राउंड बना लिया, शायद कोई अपनी नई इस्तेलाह बना ली। हाँ, अगर आप मार्कर के साथ OR यूज़ करते हैं देन द मार्कर्स विल बी इन रेड। हमें ब्लैक में मार्कर्स चाहिए तो आप रेड में क्यों शो कर रहे हैं।
नेक्स्ट जो कुछ लोगों ने इसको मज़ीद और एडवांस लेवल पे ले गए, ग्राफ इतना ही था, इट वाज अ रिक्वायर्ड ग्राफ, इसमें कोई मतलब जो पोलर की हमें मज़ीद डिटेल नहीं लिखी थी कि थीटा कहाँ पर आ रहा है, व्हाट इज़ द आर, लेकिन उन्होंने नीचे जाके उसको लेबलिंग वगैरह भी कर दिया। तो हमेशा याद रखें जितना क्वेश्चन पूछा जाए उतना ही लिखें, क्योंकि जितना आप एक्स्ट्रा लिखोगे उसमें गलती का इम्कान ज़्यादा होगा, या वो ये भी बता सकता है कि आपने कहाँ से जो है वो छापा लगाया, क्योंकि जो बुक के अंदर क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर लेबलिंग वगैरह सारी वो भी पूछी गई होती है, बताई गई होती है, उनके सोल्यूशंस में भी होती है, लेकिन यहाँ पर थोड़े से हमने क्वेश्चंस को चेंज किया है। तो काइंडली जितना चेंज किया उसके मुताबिक आप आंसर दिया करें, ना कि आप जो एक रटा मारा हुआ है जो बस एक कॉपी पेस्ट करना है। तो ये सारे कॉपी पेस्ट हमें पता चल गए साथ साथ, इन चीज़ों का ध्यान रखें आप। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ गए। तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग स्क्रिप्ट फाइल इंस्टेड ऑफ राइटिंग कोड डायरेक्टली इन द कमांड विंडो, आल्सो राइट द डिफरेंट वेज टू एग्जीक्यूट इट। अब इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, द फर्स्ट इज व्हाट आर द बेनिफिट्स, द सेकंड इज राइट द डिफरेंट वेज टू एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट फाइल। जो बेनिफिट्स हैं वो जो मेन है पॉइंट जो इसके अंदर आते हैं वो ये हैं कि इसके अंदर कमांड जो है बार बार नहीं लिखनी पड़ती, एडिटिंग करनी होती है तो इजीली हो जाती है। ज़्यादातर जो लेंथी कमांड्स हैं उन्हें अगर हम कमांड विंडो में लिखेंगे तो हमें टाइम ज़्यादा लगेगा, स्क्रिप्ट फाइल के अंदर हम लिखेंगे तो हमारा टाइम बच जाता है, चूँकि ज़्यादातर लेंथी कमांड में गलतियाँ होती रहती हैं, तो कमांड विंडो में हमें दोबारा नए सिरे से सारी कमांड लिखनी पड़ेंगी। सेकेंडली स्क्रिप्ट फाइल जो है वो हम जो अपना डाटा है वो बाहर स्टोर भी कर सकते हैं, एक्सटर्नल फाइल्स के अंदर भी, या लोडिंग भी कर सकते हैं। हम इसके अंदर फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, गुड कमांड विंडो में भी कर सकते हैं, लेकिन उसको लिखने का स्टाइल वो मुश्किल हो जाता है। अब जब सेकंड पार्ट है तो फिर सेकंड पार्ट का भी आंसर देना है, व्हाट आर द डिफरेंट वे टू एग्जीक्यूट अ स्क्रिप्ट फाइल। एग्जीक्यूट का मतलब होता है स्क्रिप्ट फाइल को चलाना, जैसे हम रन करना होता है सिंपल वर्ड में, लेकिन इसके लिए स्पेसिफिक वर्ड जो होता है वो एग्जीक्यूट यूज होता है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप वेरिएबल को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं स्क्रिप्ट फाइल के अंदर, जो कि हमने एक अलग टॉपिक पढ़ा हुआ है, कुछ बच्चों ने वो लिख दिया हुआ कि वेरिएबल को कैसे डिफाइन करते हैं, जिस स्क्रिप्ट फाइल के अंदर कर सकते हैं, कमांड विंडो में डिफाइन करके स्क्रिप्ट फाइल को यूज़ कर सकते हैं। सेकंड जो है कि स्क्रिप्ट फाइल में से फार्मूला लिख सकते हैं और कमांड विंडो के अंदर हम डिफाइन भी कर रहे हैं और उसकी एग्जीक्यूशन भी कर लें। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लिया करें कि भाई वो पूछ क्या रहा है, फिर उसके बाद आंसर देने की कोशिश करें, ना कि बस डिफरेंट वेज का वर्ड आ गया तो बस जो पढ़ा वो लिख दो। तो स्क्रिप्ट फाइल को रन करने का सिंपल बेसिक तरीका क्या है, स्क्रिप्ट फाइल के अंदर हमारे पास एक रन बटन होता है, आप उसका F5 दबा लें या रन बटन को प्रेस कर लें, स्क्रिप्ट फाइल चल पड़ेगी, जो कि हम आम कॉमन प्रैक्टिस करते हैं। या फिर ये कि आप कमांड विंडो में जाकर स्क्रिप्ट फाइल का नेम लिख लें, ऑटोमेटिकली रन हो जाएगी। तो मुझे इसमें समझ नहीं आ रही कि इसके अंदर आपने दूसरे टॉपिक वाला आंसर क्यों लिख दिया, और जो कि ऑलमोस्ट कह लें 30% स्टूडेंट्स ने लिखा हुआ है। तो काइंडली पे अटेंशन कि पूछा क्या जा रहा है। और कुछ लोगों ने, ये भी कुछ लोग हैं जिन्होंने सेकंड पार्ट लिखा ही नहीं है, बस पहला पार्ट ही जो स्क्रिप्ट फाइल के हैं फ़ज़ाइल वगैरह बयान कर दिए हैं, लेकिन जो नीचे सेकंड पार्ट है उसके बारे में कोई हिंट भी नहीं दिया। अब आप बेशक ऊपर 10 पैराग्राफ लिख लें स्क्रिप्ट फाइल को कैसे यूज़ किया जाता है, उसका फ़ायदा कि स्क्रिप्ट फाइल को कैसे, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं, लेकिन सेकंड पार्ट नहीं लिखोगे तो सेकंड पार्ट के नंबर तो कटेंगे। तो काइंडली इन चीज़ों का ध्यान रखा करें। अगर 2 पार्ट पूछे गए तो 2 पार्ट का आंसर दें, जो भी उसकी तरह आपको लगता है कि नंबर से रिलेटेड जितना उसका पोर्शन बनता है, ना तो फुल डिटेल में कि आप उसे 10 नंबर का सवाल बना दें, जितने नंबर का सवाल है उसी से रिलेटेड बताएं। मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। जितने लोगों ने उसके क्लोज टू लिखने की कोशिश की है उनको मैंने ठीक कर दिया, जिन्होंने स्किप कर दिए पार्ट तो फिर उनके नंबर कटे। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द 3 डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग अ वेक्टर एंड कंपेयर देम विद ईच अदर। तो इसमें भी 2 पार्ट है, आपने 3 तरीके लिखने हैं वेक्टर लिखने के, डिफाइन करने के, राइटिंग से मुराद है डिफाइन करना, एंड कंपेयर देम, और उसके बाद आपने से कंपेयर भी करना। तो यूजुअली जो हमने वेक्टर्स पढ़ने के लिखने के स्टाइल देखे हैं वो ये कि आप सिंपल, चलिए यहाँ पर मैं दिख देता हूँ कि आप उसे सिंपल इंडिविजुअली पुट कर लें, नंबर्स को 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब अगर आप इसको इस तरह लिख रहे हैं या कॉमास के साथ लिख रहे हैं, दिस इज अ सेम थिंग। मैटलैब इसको फ़र्क नहीं करता कि आप स्पेस लगा रहे हो या कॉमा लगा रहे हो, दोनों का आंसर ठीक आ रहा है।
तो ये अगर आप लिख रहे हो कि जी एक स्पेसेस आते हैं, एक मकामा आते हैं, दीज आर नॉट डिफरेंट स्टाइल्स। और कुछ लोगों ने तो जनाब ब्रैकेट ही ख़त्म की थी। ये एक बच्चे का मैं आंसर बता रहा हूँ कि आप जो है एक ब्रैकेट के बगैर लिख सकते हैं नंबर, देन एक कॉमर्स के साथ और एक कॉमर्स के बगैर विद ब्रैकेट, तो ये तो एरर आ जाता। द सेकेंड वे इज वार कि आप इंक्रीमेंट मेथड यूज कर सकते हैं। वैसे फॉर एग्जांपल 1 to 10, 2 का इंक्रीमेंट, सॉरी सेमीकोलन यूज होगा। तो अगर आप इंक्रीमेंट वे यूज कर रहे हैं जिसमें आपने इंक्रीमेंट को डिफाइन किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली जो वेक्टर है वो क्रिएट होता जाएगा अप टू द लास्ट पॉइंट। द सेकंड थिंग इज कि आप लिंस स्पेस यूज कर सकते हैं। चलें अगर हम तरतीब से चलें तो थर्ड वन, तो जिसके अंदर आपने 1 से 10 तक नंबर डिफाइन करने हैं एंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल आपको 5 चाहिए। This was linspace 1, 10. Okay, there is a spelling mistake, तो जिसकी वजह से एरर आ गया। ये मिस्टेक जो है टाइपिंग करने की वजह से है, ये नहीं कि मैंने इसको याद किया था SAPCE होता है। तो टाइपिंग करते हैं अगर आप मैटलैब एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपको पता चल जाएगा, लेकिन जब आप लिख रहे हैं तो वो लिंस्पेस ही लिखा जाएगा। तो दीज आर द 3 डिफरेंट वेज। ये वेज नहीं है कि वेक्टर लिख रहे हैं और जनाब एक हमने रो लिखा हुआ फॉर एग्जांपल, ऊपर मैंने यूज़ किया दिस वन, और एक जो है वो आप कॉलम में ये एक रो वेक्टर है, एक हमारे पास जो है कॉलम वेक्टर्स हैं। ये तो वेक्टर है, वेक्टर के ऊपर आप सिंपल जो है एक अगर फॉर एग्जांपल इधर एक इन्वर्टेड कामा लगा देंगे तो वो भी कॉलम बन जाएगा। तो राइट किस तरह करना है, ये नहीं कि वेक्टर रो है, कॉलम है, फिर आप आकर मैट्रिक्स क्रिएट कर देंगे। तो बेसिक थिंग जो मैंने आपको 3 तरीके बता दिए, इंडिविजुअली आप लिख सकते हैं जब आपके पास कोई रिदम ना बन रहा हो, इंक्रीमेंट का ना बन रहा हो, लिंस्पेस का भी कोई फार्मूला ना बन रहा हो। सेकेंड इज इंक्रीमेंट, कि अगर आपको जो है इंक्रीमेंट गिवन हो कि इतने पॉइंट्स के अंदर इतना स्पेसिंग होनी चाहिए, डिफाइंड हो, तो आप फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको जस्ट ये गिवन हो कि इस इंटरवल को आपने 100 पॉइंट्स के अंदर डिवाइड करना है, 10,000 पॉइंट्स के अंदर डिवाइड करना है, तो आप लिंस्पेस को यूज़ कर सकते हैं। तो आपने 3 चीज़ों को डिफाइन करना था, सम एक्सटेंट तो थोड़ी बहुत हल्का सा उसको इंग्लिश लिख के, और सेकंड को कंपेयर कर देना था कि इंडिविजुअली की हमें ज़रूरत क्या पड़ती है जब हमारे पास कोई फार्मूला नहीं बन सकता, कोई इनके ऊपर इंक्रीमेंट का, लिंस्पेस का कोई इस तरह के रिदम नहीं बन सकता, तो आपको इंडिविजुअल यूज़ करना पड़ेगा। सेकंड है अगर इंक्रीमेंट आ रहा है तो आपको इंक्रीमेंट वे यूज़ करना पड़ेगा, आप लिंस्पेस नहीं यूज़ कर सकते। थर्ड हमें ज़रूरत क्या पड़ेगी कि जब हमारे पास ऑब्वियस आ गया कि हमें नंबर ऑफ इंक्रीमेंट नहीं, हमें स्पेसिंग नहीं गिवन, हमें नंबर ऑफ पॉइंट्स गिवन है, तो फिर हमें थर्ड टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। तो ये जो सिंपल है ब्रैकेट्स वाला, ब्रैकेट्स के बगैर और कामा के बगैर और रो और वेक्टर, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। तो बहरहाल जिन्होंने इंडिविजुअल का लिखा हुआ ना, थोड़ा बहुत नंबर मिल गए हैं, जिसने पूरा लिखा हुआ फाइन, थोड़ा बहुत कंपेयर करना ज़रूरी था क्योंकि 2 पार्ट हैं। इसी ना क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नेम्स ऑफ आउटपुट कमांड्स अलोंग विद देयर प्रोज एंड कॉन्स। देन प्रोज का मतलब होता है बेनिफिट्स एंड कॉन्स का मतलब होता है उनके थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस। तो अगेन इसमें भी यही है, जो कमांड लिखनी है आपने उसके बेनिफिट्स भी बताने हैं और डिसएडवांटेजेस भी बताने हैं। आउटपुट कमांड वैसे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर जो था कि जो आपने पढ़ी हुई है, ना कि पूरे मैटलैब की जितनी आउटपुट कमांड्स है वो बना दें। तो बेसिकली इट वाज डिस्प्ले, दैट इज डिस्प एंड f.f। यहाँ पर आप बच्चों ने क्या गलती की, जिन्हें बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर दिया, उन्होंने जस्ट लिख दिया डिस्प एंड f.f। भाई आगे लिखा हुआ है प्रोज एंड कॉन्स, यू हैव टू डिफाइन इट, थोड़ा बहुत बताओ उनके बारे में, फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, डिस्प क्यों यूज़ किया जाता है। अगर सिंपल जो है मैटलैब जो है वो हमें वेरिएबल्स की आउटपुट दे देता है, तो हमें डिस्प यूज़ करने की ज़रूरत क्या है, और फिर डिस्प में कौन सी कमी कोताही थी जो फिर f.f ने उसको थोड़ा बहुत आगे ठीक किया। इसमें सेव कमांड भी आ जाती हैं और लोडिंग कमांड्स भी लोडिंग तो नहीं है रो की, सेव कमांड हो सकती है, लेकिन सेव कमांड भी इन द सेंस आउटपुट कमांड तो नहीं ना हुई, वो जस्ट एक सेविंग कमांड है। आउटपुट कमांड ये है कि आप जो आपने प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको कैसे आगे डिस्प्ले करवा रहे हो। तो आउटपुट कमांड इज लाइक अ डिस्प्ले कमांड, तो आप वो सेव कमांड में नहीं यूज़ कर सकते बिल्कुल।
एक जो उसके अंदर बिल्ट इन है वो है डिस्प्ले, कुछ बच्चों ने लिखा। चले मैं इधर आपको मैटलैब में बता देता हूँ। कुछ लोगों ने डिस्प्ले कमांड में लिखी है, फाइन, वो एक चीज़ है। सबसे पहले हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, दैट इज़ 10 फॉर एग्जांपल। सप्रेसर लगा दिया। अगर आप सप्रेसर नहीं लगाते, देखें दिस इज़ योर आंसर। अगर आप डिस्प्ले यूज़ करते हैं, डिस्प्ले, आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, उसने भी यही आंसर देना x इज इक्वल 10। लेकिन बहरहाल जिन्होंने लिखा हुआ फाइन इट इज़ अ कमांड, बेशक आप लोगों ने नहीं पढ़ी। द सेकंड वन वाज डिस्प। अब डिस्प के अंदर क्या हो रहा है, डिस्प जो है आपका वेरिएबल नहीं, जस्ट वैल्यू शो कर रहा है। तो सिंपल जो हमारा मैटलैब आउटपुट देता है और जो डिस्प है उसमें फ़र्क क्या है कि हर दफ़ा ज़रूरी नहीं कि आप वेरिएबल शो, जस्ट आप उसकी वैल्यू शो कर सकते हो। सिमिलरली आप जो है डिस्प को एज ए स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हो, से हाय आई एम यूजिंग मैटलैब, सो आपके पास स्ट्रिंग आ जाएगी, यानी कि स्टेटमेंट आ जाएगी, जो कि ऊपर वेरिएबल्स वे में मतलब पॉसिबल इन द सेंस ये नहीं था कि उसके साथ हमेशा वेरिएबल आएगा। जैसे ये देखें, यहाँ पर भी अगर मैं लिखूँ आई एम यूजिंग मैटलैब, तो वो साथ लिखेगा x इज इक्वल टू, ये जो हमें आम कॉमनली जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं आउटपुट्स के लिए, उसमें इसलिए ये बहुत अजीब सा लगता है कि साथ वेरिएबल भी लिखा आ रहा है। लेकिन अब इसमें मसला ये है कि हम स्ट्रिंग और वेरिएबल को आपस में मिक्स नहीं कर सकते। मैं लिख नहीं सकता 10 एंड देन आगे हाई आई एम यूजिंग मैटलैब, देन उसके लिए मुझे एफ प्रिंट एफ चाहिए। तो सिंपल बेसिक जो डिस्प का फ़ायदा था इट वाज सिंपल, लेकिन इसका डिसएडवांटेजेस क्या है कि इसके अंदर हम फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते, हम नंबर्स और वेरिएबल्स को आपस में मिला नहीं सकते। जबकि एफ प्रिंट एफ जो है इसके अंदर हम सारे काम कर सकते हैं, हम नंबर की स्पेसिंग भी, जो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं उसको भी फिक्स कर सकते हैं। डिस्क के अंदर हम नहीं कर सकते, वो सिर्फ फॉर्मेट पे डिपेंड करता है। एफ प्रिंट एफ जो है एक किस्म का कह लें तमाम किस्म की फॉर्मेटिंग इसमें हो जाती है। एफ का जो है कौन क्या है, मतलब डिसएडवांटेज क्या है कि हमें जब ज़्यादा फॉर्मेटिंग करनी पड़ी है तो हमें डिटेल में हर चीज़ कमांड को लिखना पड़ेगा, जिसके लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। दैट वाज इट। आपको नहीं यहाँ पर कि आप 10-10 16-16 पॉइंट्स लिखें, लेकिन जो टू द मेन पॉइंट्स हैं 2 नंबर के लिए, आप वो तो लिखें। प्रोज एंड कॉन्स लिखना ज़रूरी था। तो जिन लोगों ने जस्ट सिंपल डेज पर एफ प्रिंट एफ लिख दिया, प्रोज एंड कॉन्स नहीं लिखे, तो फिर प्रोज एंड कॉन्स के नुकसान होगा। और हमेशा जब इस तरह की चीज़ें आ जाए, बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस, द बेस्ट वे टू राइट इज कि आप कमांड लिखें, दीज आर द कमांड, नीचे हेडिंग्स दे दें कि डिस्क का जो है बेनिफिट ये है, डिस्क का जो है डिसएडवांटेज ये है, दिस इज हैंडलिंग, तो नीचे 1-2 पॉइंट जो आपने लिखने वो लिखते हैं, दैट्स ऑल। एनी हो, इस क्वेश्चन के अंदर ज़्यादातर बच्चों ने ये मिस्टेक की है कि डिस्प्ले कमांड्स तो लिख दी हुई हैं, लेकिन आगे जो है उसकी प्रोज एंड कॉन्स लिखें। Question number 9. Usually we print multiple graphs in one plot for comparison of data. Write a situation in which we are unable to use the above way. So this is your first part. Write a situation in which we are not able to print multiple graphs in one plot. पहले situation बतानी ज़रूरी है. And the next thing is also explain how we manage it in MATLAB. तो these are two parts. Just ये नहीं कि आंसर लिख दो, पहले रीज़न बताओ कि वो कौन सी सिचुएशन होगी जिसमें ये पॉसिबल नहीं है। अब चलते हैं कि इसके सॉल्यूशंस की तरफ जो बच्चों ने लिखे हैं। क्लियर ऑल CLC। ओके, जो बच्चों ने रीज़न लिखी है वो ये है कि ये जो कॉम स्टूडेंट है उसने लिखी है कि जब तक जो पेयर्स, मल्टीपल पेयर्स जो है हमारे पास, मल्टीपल ग्राफ्स, उनका जो वेक्टर साइज है या नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो सेम नहीं होंगे, मल्टीपल ग्राफ पुट नहीं होंगे। ओके, अब हम चलते हैं एग्जांपल की तरफ कि अगर जो पेयर्स हैं, डिफरेंट पेयर्स, उनके अगर लेंथ साइज डिफरेंट है तो क्या प्लॉटिंग होगी कि नहीं होगी। तो लेट्स से x इज इक्वल टू लेंथ स्पेस 1 to 10 and say 5 points, and y is equal to say x square, for example, sorry, x square. Fine. अब चलते हैं, हम से next variable is s, which is length space 1 to 10 interval, and there are 100 points, या say
50 पॉइंट्स। डिफरेंस ही करना है कि एक में हमारे पास 5 पॉइंट्स आ रहा है और एक में हमारे पास 50 पॉइंट्स आ रहा है। एंड t इज इक्वल टू से cos x लिख लेते हैं। cos चूँकि वेरिएबल s है तो हम s लिख लेंगे। नाउ प्लॉट कमांड x, t, s, t, x, y एंड देन s, t। आपके मुताबिक तो ये प्लॉट ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो प्लॉटिंग आ गई। और अगर हम फॉर एग्जांपल लेजेंड्स को ऑन कर लें तो द ब्लू प्लॉट इज़ फॉर सिंपल x स्क्वायर एंड द y प्लॉट जो है हमारे पास जो ये cos का है इट इज़ इन ग्रीन। तो वेक्टर्स का साइज डिफरेंट होना इट इज़ पॉसिबल। द मेन थिंग इज जो असल पॉइंट था वो ये था कि अगर आपके वेक्टर्स का जो स्टाइल है, फॉर एग्जांपल एक्सेस उनके चेंज है, ठीक है। एक्सेस चेंज होने से मुराद क्या है कि अगर आपके एक में हमारे पास जो डाटा पॉइंट्स हैं वो हमने लिखे हैं लॉगरिथमिक और लॉग में, एंड द सेकंड वन इज यूजिंग बोथ लॉग और लीनियर, देन उनका कंपैरिजन एक प्लॉट पे तो नहीं हो सकता। या एक और अगर आपके पास वेक्टर है, दिस इंटरवल इज linspace 1 to 10, 100.5, y is equal to x square and s is equal to linspace -100 to -1, 100 पॉइंट से -10 कर लेते हैं, एंड t is equal to cos s। तो क्या हम इसे प्लॉट कर सकते हैं? तब भी ये प्लॉट हो जाएगा। द मेन पॉइंट वाज कि अगर आपका वेक्टर साइज डिफरेंट हो तो डिफरेंट पेयर्स के मतलब पेयर्स के दरमियान, तो तब भी प्लॉट हो सकता है ग्राफ, कोई मुश्किल नहीं है। सिचुएशन ये है कि जब आपके पास डाटा की रेंजेस बहुत ज़्यादा डिफरेंट हों, जैसे एक में अगर 1 to 10 है, दूसरे ग्राफ में आपके पास 1 to 1 लाख है, तो वो बड़े ग्राफ के स्केल की वजह से स्मॉलर ग्राफ जो है वो बिल्कुल अपीयर ही नहीं होगा, वो आपको शो ही नहीं होगा। तो ये सेम मेन मीनिंग्स हैं कि एक्सेस वाला, कि एक में आप लीनियर एक्सेस यूज़ कर रहे हैं और एक में आप जो है वो लॉगरिथमिक एक्सेस यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मेन जो पॉइंट है वो पीछे एक्सेस के पीछे क्या है, इंटरवल की। तो इन चीज़ों को कोप करने के लिए फिर हमें जो है वो सब प्लॉटिंग यूज़ करनी पड़ती है। तो बेसिकली ये था कि कुछ लोगों ने तो यहाँ पर पेयरिंग का साइज़ का बताया था जो कि गलत था, कुछ लोगों ने लिखा ही कुछ नहीं, बस डायरेक्ट जो है सब प्लॉटिंग की कमांड लिख दी हुई है, तो फिर उन्हें हाउ टू मैनेज का ही नंबर्स मिलेंगे, जो सिचुएशन वाला है उसके पार्ट के नंबर नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाउ कैन वी डिलीट एन एलिमेंट इन अ वेक्टर एंड अ मैट्रिक्स, डिस्कस इट विद वन एग्जांपल फॉर ईच केस। तो सबसे पहले ये कि जितनी चीज़ें जितनी पड़ी हों और उतना ही काफ़ी होता है। तो सबसे पहले डिलीट वाला ऑप्शन जो है वो हमने एक एग्जांपल फर्स्ट में भी मैंने आपको बता दी, हम सबको पता है कि आप डिलीट जो एक एलिमेंट भी कर सकते हैं, आप मल्टीपल एलिमेंट्स को भी कर सकते हैं डिलीट वेक्टर के अंदर से। लेकिन सेकंड थिंग है, मैट्रिक्स में आप एक एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकते, फिर वो मैट्रिक्स नहीं रहेगा। जब एक चीज़ आप, कुछ बच्चों ने लिखा हुआ है कि मैट्रिक्स में आप एक एलिमेंट को डिलीट कर दें, इट विल बी कन्वर्टेड इन वेक्टर, फाइन, इट विल बी कन्वर्टेड इन वेक्टर, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स की शेप तो नहीं ना रही। इसी बुक के अंदर, इसी चीज़ के अंदर ये बताया गया कि मैट्रिक्स में जब आपने नंबर ऑफ एलिमेंट को डिलीट करना है तो इट शुड बी रोज और कॉलम, ताकि मैट्रिक्स की जो शेप है वो रहे, बाकी रहे। तो चूंकि आप लोगों ने नेट पे शायद ढूंढा है या कहीं पर डिस्कस किया है कहीं से, तो आपने डिलीट तो कर दिया एलिमेंट को, लेकिन साथ लिख दिया कि खुद ही आप अपने आंसर को निगेट भी कर रहे हैं कि जब हम मैट्रिक्स में डिलीट करेंगे इट विल बी कन्वर्टेड इन अ वेक्टर। जब इट विल बी कन्वर्टेड इन अ वेक्टर तो मैट्रिक्स से फिर तो डी शेप हो गया, उसको डिलीट करने का हमें फ़ायदा क्या हो? क्योंकि डिलीटिंग हम तभी करते हैं ताकि मैट्रिक्स के अंदर से एक कॉलम को डिलीट कर दिया, रो को डिलीट कर दिया, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया, ताकि हमें सेम डायमेंशन का, मतलब सेम डायमेंशन तो नहीं होगी, वो कह लें सेम नेचर की चीज़ मिले। वेक्टर है तो वेक्टर मिले, मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स मिले। तो ये ज़्यादातर बच्चों ने पता नहीं क्यों कंफ्यूज किया कि मैट्रिक्स जो है शायद नेट पे ना मिल गया कि एक एलिमेंट डिलीट हो सकता है, एंड दैट इज़ के
और साथ लिख दिया कि जी वो वेक्टर में चेंज हो जाएगा। तो हमेशा याद रखें नेट पे हर चीज़ ठीक नहीं होती, जिसकी जो समझ होती है उसके मुताबिक लिख देता है या अपलोड कर देता है। कोई आपके पास लायबल रिसोर्स होना चाहिए। तो ज़्यादातर बच्चों का जो है इसके अंदर उन्होंने मैट्रिक्स को डिलीट किया हुआ है। एक और बात है कि अगर एक बच्चे ने 99 की एग्जांपल लिखी हुई है तो हर बंदे ने उसको 99 को ही एलिमेंट को डिलीट किया हुआ है। यू आर 150 स्टूडेंट, 150 स्टूडेंट में क्या एक एग्जांपल चेंज नहीं हो सकती है? तो थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ किया करें कि अगर आप कहीं से छापा भी मार रहे हैं, कहीं से कॉपी कर रहे हैं, किसी बुक से देख रहे हैं, तो काइंडली इसको साथ 98 की बजाय 97 या 99 है तो 453 कुछ भी लिख लो, डिलीट ही करना है ना। बाकी ये है कि आपने इसके अंदर जो है मज़ीद अभी जो नेक्स्ट आगे पढ़ना है दैट इज़ इफ़ कंडीशन, लॉजिकल ऑपरेटर्स। आपने डिस्कशन आंसर्स के अंदर आपने जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स भी लगाए हैं। तो देखें जो जितना आपने पढ़ा हुआ है उसी के मुताबिक पेपर हो रहा है, उसी के उतना ही आपसे पूछा जाएगा। कोई एक्स्ट्रा आपसे पूछा नहीं जा रहा है। इसमें कोई चीज़ एडवांस लेवल की नहीं थी जो आपने नहीं पढ़ी हुई थी, लेकिन पता नहीं कि एग्जाम्पल के अंदर आप एडवांस लेवल की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जो आगे पढ़नी है, और उसमें फिर आपको उसकी इंटरप्रिटेशन करते हुए प्रॉब्लम आ रही है, गलती हो रही है, फिर उसका हमेशा भुगतो भाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि 5 नंबर का था और ये क्वेश्चन आपको करवाया भी गया था, लेकिन अ लिटिल बिट डिफरेंट कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी थी वो कॉलम शेप में थी और टेम्परेचर था इट वाज इन रो शेप। जस्ट मैंने इन दोनों को चेंज कर दिया एंड यू गाइस कांट गेट इट। सारों ने वही जो क्वेश्चन है सारे का सारा छापा मारा हुआ है एंड सो ऑन। भाई चेंजेस करनी है, नीचे सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पर आ रहा है तो फिर यहाँ पर इस जो 81 आ रहा है इंडेक्स, इट इज़ बेस्ड ऑन 50 एंड 80, द नेक्स्ट विल बी 50 एंड 82। ये सारा चेंज हो जाएगा। सिर्फ आपने रोज और कॉलम को चेंज नहीं करना था, आगे जो आप टेबल बना रहे हैं उसको भी चेंज करना था, लेकिन ज़्यादातर लोग इस चीज़ को भूल गए। सेकेंडली कुछ लोगों ने जो है HI जो इंडेक्स है, हीट इंडेक्स, उसके अंदर जो है वेक्टर फॉर्मेशन यूज़ ही नहीं की हुई। भाई ये T और R जो है ये वेक्टर और मैट्रिक्स हैं, इसके लिए आपको फिर एरे स्टाइल में ही सारी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। दैट इज़ डॉट, जितने भी ऑपरेटर्स आ रहे हैं पावर के, मल्टीप्लिकेशन के, उनके साथ डॉट लगानी पड़ेगी अगर दो वेक्टर आ रहे हैं तो। कुछ बच्चों ने फार्मूला याद लिखा हुआ था, पता नहीं किस चीज़ की जल्दी थी। थर्ड एक नई चीज़ जो आई थी, कुछ स्टूडेंट्स ने इसको बना लिया था, दैट वाज यूजिंग फॉर लूप, लेकिन उन्होंने फॉर लूप से लगा के आपने रिलेटिव ह्यूमिडिटी का उसने डिफ़ाइन किया, टेम्परेचर को डिफ़ाइन किया और फॉर लूप लगा के ये इस जो फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। फाइन, फॉर लूप से आपके पास ये टेबल तो आ जाएगा लेकिन उसकी प्रिंटिंग नहीं होगी। उसकी प्रिंटिंग के लिए आपको f चाहिए। आपने ऊपर जो है इसकी डिफरेंट जो लेबलिंग वगैरह, लेबलिंग कह लेंगे, जो वर्डिंग वगैरह लिखनी थी कि आपने ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी नहीं डिफ़ाइन किया, आपने टेम्परेचर डिफ़ाइन नहीं किया। जब आप उसे प्रिंट कर रहे तो वो तो सिर्फ इनर टेबल आ रहा है, हमें तो आउटर टेबल वैल्यूज़ भी चाहिए। सिमिलर जो लास्ट में f कमांड है, अगर आपने क्वेश्चन में देखा, देयर आर 7 एलिमेंट्स विच नीड टू बी प्रिंटेड, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आप लोगों ने अगर किसी ने 6 की याद की है तो 6 की 6 लिखी हुई है। अगर किसी ने कहीं से नोट्स या सोल्यूशन में किसी बच्चे ने गलती से 8 का लिख दिया हुआ या 9 का लिख दिया हुआ कि 9 वैल्यूज़ को प्रिंट हो रहा है, आपने उसे इतना छापा मारा हुआ। फिर हद होती है कॉपी पेस्ट की भी, थोड़ी सी अपनी अकल यूज़ कर लिया करें कि क्या लिख रहे हो। सामने पता चल रहा होता है कि यू आर राइटिंग इट रॉन्ग, तो काइंडली थोड़ा सा अपना यूज़ किया करें ब्रेन, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, कि कर क्या रहे हो तुम लोग। मुझे बहुत अफसोस हो गया कि क्वेश्चन नंबर 11 को देख के आप लोगों ने इसके साथ हशर क्या किया, और ऑलमोस्ट मोस्टली 95% स्टूडेंट्स, ये आप कह सकते हैं कि 99% स्टूडेंट, 95% स्टूडेंट तो बिल्कुल रॉन्ग किया हुआ, अपनी तरफ से बिल्कुल चीज़ें गलत कर दी हुई हैं। एक स्टूडेंट का बिल्कुल ठीक है, एक या दो स्टूडेंट्स का, और बाकी सारी आवाम जो है वो जो 5% है उसमें यह कि कहीं ना कहीं एक दो गलतियाँ हुई हैं, बल्कि ज़्यादा ही हुई हैं, तभी उनके नंबर 1 या 2 कम आए हैं। लेकिन 95 के तो 2 या 1 नंबर है बस, वो भी शायद मैंने दिया इसलिए बनता नहीं आता। बाकी ये कि नेक्स्ट टाइम फाइनल्स के लिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो ज़्यादातर गलती हुई है वो ये है कि आपने नंबर पार्ट्स को नहीं देखा, क्वेश्चन को समझा नहीं है कि पूछा क्या जा रहा है और बताना क्या है।
एक्स्ट्रा डिटेल बहुत ज़्यादा लिखी हुई है, टू द पॉइंट बात जब पूछा जाए तो फिर टू द पॉइंट लिखें, और थोड़ा बहुत देख लेंगे क्वेश्चन में चेंजेस क्या आई हुई हैं। वो किस तरह पता चलेगा? वो पता चलेगा जब आपने प्रैक्टिस की होगी, जब आपने थोड़ा बहुत ट्राई की होगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, उसका टेबल कभी खुद घर जाके गलती से बनाया होगा, वरना फिर आपको पता चलेगा कि एफ प्रिंट एफ जो है, अगर नीचे 7 एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं तो 7 ही की कमांड लिखनी है, 10 की या 6 की नहीं लिखनी। और अगर एफ प्रिंट एफ यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने टेबल को यूज़ करना है, ना कि टेबल के ऊपर आपने इन्वर्टेड कामा लगा के उसको इन्वर्ट करना है, क्योंकि ये रो वाइज आपको एलिमेंट्स प्रिंटिंग करता है, इसका डिस्प्ले डिफरेंट है। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें।